हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक और अभी तक जो हम लोग चला रहे थे मैथ्स की सीरीज उसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और आज हम लोग पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे, फार्मूला का सब्जेक्ट चेंज करने वाला, उस पर 2 क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व करवाएंगे हम। और उसके बाद हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ या फिर लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, यानी कि एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर। ठीक है। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे ही पहला क्वेश्चन लेते हैं तो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है R इज इक्वल टू पी क्यू प्लस एस अपॉन टी प्लस 3। हमको दिया हुआ फार्मूला ये। तो हमको यहाँ पे जिसका जिसका वैल्यू दिया है सब एक तरफ रखते चलेंगे। R कितना दिया है 2, P कितना दिया है 3 इंटू Q कितना दिया है 1, S कितना दिया है 25 अपॉन T प्लस 3। इतना हमको दिया हुआ है। तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 25 अपॉन टी। ठीक। तो ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, 25 अपॉन 2 माइनस 6। ठीक। अगले स्टेप में क्या करेंगे, टी बराबर 25 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4। ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, माइनस 25/4। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमको r निकालना है, तो r एक ही तरफ है ही, इसको छोड़ देंगे। p का और q और इस सब का वैल्यू रख देंगे। तो p का वैल्यू कितना है 2 है, q का 3 है, s का है 190 और t का वैल्यू है 19 प्लस 3। तो कितना हो गया है 2 इंटू 3 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 3, यानी कि 6 प्लस 3 9 प्लस 10 यानी कि 19 और हमारा 19 आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आपके। ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी फार्मूला दिया हो, उसमें कोई भी चीज़ पूछा हो, तो यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ पूछी हुई है उसको अपनी जगह छोड़ देंगे, बाकी चीज़ों की वैल्यूज पुट कर लेंगे। और जो मैथमेटिकल रूल है कि ये इधर आएगा तो कैसे आएगा, प्लस में आएगा कि मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा कि डिवाइड में जाएगा, बस इन बातों को ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग फार्मूला याद करना है। एक फार्मूला देखिए है, अगर आपको कहीं याद करने को बोल रहे बस एक फार्मूला याद रखिए, इससे आप 5 चीजों का फार्मूला बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी आपको 5 फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूला से आप हर चीज निकाल सकते हैं। यही फार्मूला के चक्कर में बहुत सारे लोगों को मैथ्स कठिन लगने लगता है, इसलिए हम कहे कि ये पहले डाउट हटा दें। अगला चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ी सी संख्याओं के बारे में हमको जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ से ज़्यादा पहले तो यही कठिन हो जाता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या ये कैसे निकाला जाए। तो संख्याएं जान लीजिए पहले आप लोग। कई तरह की संख्याएं होती हैं, -1 -3 -5, ये तो आ गई आपकी नेगेटिव नंबर्स। ज़ीरो भी होता है एक नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कुछ नंबर्स। 2/3 5/6 7/8, ऐसे ऐसे भी नंबर्स होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं √3 √2 √5, ऐसे भी नंबर्स होते हैं। तो कई तरह के नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये कई तरह के हो गए ना, कई टाइप के नंबर्स हो गए। तो ये तो नंबर्स हो गए। आगे चलते हैं, यानी कि ये आपके नेगेटिव हो गए, ये आपका न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इनको इनको भी बोलेंगे रैशनल नंबर, इनको भी बोलेंगे रैशनल नंबर, इनको भी बोलेंगे और इनको भी बोलेंगे। लेकिन ये होता है इरेशनल नंबर। तो ये चीजें हम आपको कभी और बताएंगे, नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे। अभी बस ये जान लीजिए कि कई तरह के नंबर्स होते हैं। और हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ पे काम करते हैं, अधिकतर इस पे इस पे और इस पे काम करते हैं। ये वाले पे एलसीएम एचसीएफ का काम जल्दी नहीं करते हम लोग।
ठीक है, तो पहले हम लोग इधर वाले क्वेश्चंस पे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नंबर्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो संख्याएं कितने तरह की होती हैं दिख गई आपको, वो याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको बस इंट्रोडक्शन दे दिए कि इस तरह से होता है। आगे चलते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या एक अंक की, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, और जब भी हम अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा अधिकतर काम यहाँ पे करें प्राकृतिक संख्याओं पे। प्राकृतिक संख्याओं पर अधिकतर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे बोल दिया कि हमको एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या है, एक है, या फिर जीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग अगर बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर सबसे छोटा एक अंक की संख्या तो वो हो जाएगा एक। अब बोल देगा कि सबसे बड़ी संख्या जो कि एक अंक की है, तो आप बताइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे करते चले जाएंगे तो अब यहाँ से तो जब भी मिलेगा आपको दो डिजिट का, दो अंकों का मिलेगा, यानी कि यही वो नंबर है जिसके बाद हमको दो अंक मिलेगा, यानी कि यही एक नंबर है जो कि सबसे बड़ा होगा। एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे बड़ी, यानी कि ये समझ में आ गया कि अगर हमको इस तरह से बात किया जाए, एक अंक की सबसे छोटी, छोटी वाले में यानी 1 दिखाई देगा हमको, और बड़ी वाले में 9 दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे बोल रहे आपको कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये दिख रहा होगा कि इसके आगे जो भी मिलेगा वैल्यू, जो भी नंबर मिलेगा सब बड़ा ही मिलेगा, यानी कि 10 हमारा जो हो गया, दो अंकों की सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, और बताए भी थे कि आपको अगर सबसे छोटी की बात होगी तो उसमें 1 दिखाई देगा, तो यानी कि अब इसके आगे जो भी चलेगा सब का सब तो दो ही अंक को मिलेगा, और उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 आएगा, ऐसे करके सब आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 10 हो जाएगी। अब अगर बोल दे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब आगे चलते हैं हम लोग, जैसे ऐसे चलते चले जाएंगे, 12 13 ऐसे करते 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 50 60 70 ऐसे ऐसे करते करते लगभग 90 पहुंचेंगे, 97 98 99 100। तो अब ये दिख रहा है कि अब यहाँ पर आकर के हमको 3 अंक का मिलने लगा, यानी कि यही वो नंबर होगा सबसे बड़ा दो अंकों का, यानी कि इसको क्या लिख देंगे, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान चीज बता रहे हैं, लेकिन ये बेसिक है, इसको समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। यानी कि अगर हमसे बोल दिया एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ये एक हो गया, ठीक। फिर बोल दिया कि दो अंक, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग लेके चलते चले जाएंगे, कहाँ तक जाने पर हमको दो अंकों की संख्या मिलनी स्टार्ट हो रही है, 10 मिल रही है, यानी 10 के पहले लो जो होगा वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक। अब दो अंकों की बोल दिया तो यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है दो अंकों की, इससे पहले तो कोई दो अंकों का मिला नंबर नहीं, नहीं मिला ना, यानी कि यही सबसे छोटा नंबर होगा जो कि दो अंकों की संख्या होगी और सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी, ठीक। अब हमसे बोल दिया कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे 99 तक पहुंचे, उसके बाद तो 100 मिलने लगा, यानी कि अब तीन अंकों की संख्या मिलेगी, इसके बाद 101 आएगा, 102 आएगा, यानी ऐसे बढ़ते चला जाएगा, यानी कि हमको सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या यही मिले 99। और ये आपको बताए थे कि जब एक सबसे छोटे की बात होगी उसमें 1 दिखाई देगा, नहीं यहाँ पे 1 दिखाई दिया, और बड़े की बात होगी तो वहां पे 9 दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी ये हमारा थ्योरी क्लियर हो गया यहाँ पर से, कि जब भी छोटे की बात होगी तो उसमें 1 दिखाई देगा, बड़े की बात होगी उसमें 9 दिखाई देगा। अब 1 का मतलब ये नहीं कि 1 1 दिखाई देने लगेगा,
आप 1 का मतलब ये मत सोचिए कि 11 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ये नहीं। अगर आपसे 1 मिल गया है तो अगर आपको इसको 2 अंक का बनाना है तो क्या करेंगे, 0 कर देंगे यहाँ पर। 3 अंकों का बनाना है यहाँ पे 0 कर देंगे, 4 अंकों का बनाना है यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 और 11 में देखें तो 1 तो दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो ये छोटा है तो हमको सबसे छोटा चाहिए, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 लगाने का हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो इतना बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे जितने अंकों की भी सबसे छोटी संख्या बोले तो वो पहले 1 लिख लीजिए, उसके बाद जितना 2 अंकों का बोले तो 1 जीरो, 3 अंकों का बोले तो 2 जीरो, 4 अंकों का बोले तो 3 जीरो, ऐसे ही जीरो जोड़ते जाएंगे, वो हमारे संख्या की कितनी उसमें डिजिट्स हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये हमको पता चल जाएगा और बना सकते हैं हम लोग वहां से। और जैसे बड़ी संख्या बोल दे तो 9 लिख दिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर एक 9 लिख दिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे लगाते चले जाएंगे। तो ये हमको जितनी बड़ी संख्या चाहिए और सबसे बड़ी उस कैटेगरी में, तो वो हम लोग बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे, अभी आपको दिखाई देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसलिए बता दिए हम लोगों को। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जो आपका होता है लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, और मेन चीज इसमें आपको ये जानना है अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है और विभाजक क्या होता है, ये सब चीजें पहले जानने की जरूरत है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं अपवर्तक। अपवर्तक आपका मेनली क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनसे भाग करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता और भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे कि अगर कोई संख्या है 15, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनसे 15 को भाग किया जाए तो कुछ भी डिवाइड करने में बचेगा नहीं। तो अगर 1 से भाग करें, क्योंकि 1 तो सबको ही भाग कर देता है, जैसे 15 है, 1 से भाग करेंगे तो एक बार में गया, कट गया, 5 आ गया, 5 आ गया, खत्म हो गया, यानी कि 15 बार में कट गया, यहाँ पे शेष हमारा कुछ नहीं बचना चाहिए। यही खासियत है कि यहाँ शेष न बचे। तो यानी 1 हो गया, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, यानी कि ये तीनों अपवर्तक हैं 15 के। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। 25 के क्या हो जाएंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, बस यही एक क्वेश्चन दिख रहा है। और हाँ, ये 15 से भी कट जाएगा, यानी 15 भी इसका अपवर्तक हो जाएगा। ठीक है, 15 से भी तो कट जाएगा, कोई भी संख्या अपने आप से तो कट ही जाती है एक बार में। तो ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से भी कट जाएगा। एक और ले लेते हैं 28। ये किससे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। तो यानी ये सब क्या है, 28 के अपवर्तक हैं, ये सब क्या है, 25 के अपवर्तक हैं। तो अपवर्तक मतलब जान लीजिए कि वो संख्याएं, ये जैसी संख्या है, वो संख्याएं जो कि जिनसे भाग करने पर इस संख्या को कोई भी हमारा शेष नहीं बचता है। जैसे आप कोई भी इसमें से उठा लीजिए, ये सारी संख्याएं हैं, 7 से कर लीजिए इसको भाग, 7 से 4 पर जाएगा 28, यानी कि हमारा यहाँ पर 0 बचे या फिर कुछ भी ना बचे, इसको क्रॉस भी लिख देते हैं, कुछ लोग 0 भी लिख देते हैं। तो क्रॉस यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे एक तरह से। तो जो संख्याएं कुछ भी ना बचने दें, ऐसी संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक, तो ये पहला टर्म आपका क्लियर हो गया, अपवर्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, इनको फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनसे कि हम लोग नंबर को डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर यानी कि कोई भी शेष ना बचे। तो ये हो गया आपका अपवर्तक। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए यहाँ से आप लोग क्या होती हैं कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, यानी कि एक तो आपको दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यानी कि एक हर एक संख्या का अपवर्तक होता है। ठीक है, और प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। ये भी बात सही है कि ये 15 है, 15 यहाँ भी दिख रहा है हमको, 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ भी दिख रहा है हमको, 28 यहाँ पर है, 28 यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि कोई भी संख्या स्वयं का अपवर्तक तो होगी, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइड कर ही देती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और ये भी खासियत है कि जैसे 15 के अपवर्तक हैं जितने भी, 1, 3, 5, 15, जो भी अपवर्तक होगा
हमेशा वो 15 के बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर 15 से छोटा होगा। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और ये 15 है बराबर है। 25 है, 1 है छोटा है, 5 है छोटा है, 25 जो है बराबर है। 28 क्या है, 1 2 4 7 14, ये सब क्या है, छोटा है, और ये बराबर है। यानी कि जो भी अपवर्तक होगा किसी भी संख्या का, वो या तो उससे छोटा होगा या तो ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, ये भी दिख गया होगा आप लोगों को। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे हम लोग सम संख्या। जैसे कोई भी नंबर हो 4, ये हमको दिया हुआ है नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये सम संख्या होगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो एक बार गया, 2 से करेंगे एक बार गया, फिर इस एक बार गया, फिर 2 बार गया। ठीक है, तो कट गया, यानी कि हमारा शून्य यहाँ बच गया। इसका मतलब ये भाग हो गया पूरी तरह से, तो यानी कि ये क्या हो गया, सम संख्या हो गई। इसको बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही दो चार और एग्जांपल लेते हैं। 20 है तो ये डिवाइड हो जाएगा 10 बार में, कट जाएगा ये। ठीक है, यानी ये भी सम संख्या होगी। तो यानी जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वो हो जाएगी आपकी सम संख्या। तो अब इसको पहचानने का तरीका भी आसान है। कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में जैसे कि 22 है, और लास्ट में यहाँ पर कोई संख्या है हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये सारी संख्याएं हैं यहाँ पर, यानी कि ये पक्का सम संख्या हो गया। एग्जांपल देख लीजिए आप, 200 है, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, एक बार 222 कर लीजिए, 224 कर लीजिए, 226 कर लीजिए, 228 कर लीजिए। अब ये सारी संख्याओं को आप चेक करिए कि क्या ये सभी सम संख्याएं हैं या नहीं। तो आप देखेंगे हमेशा ये सारी की सारी सम संख्याएं होंगी, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट में नंबर की जो जगह बचती है, वहां पर अगर 0 2 4 6 8 हमको दिख जाए तो ये हो जाता है आपकी सम संख्या। ठीक है, तो ये सम संख्या होती है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग विषम संख्याएं। ये गलत भी हो सकता है, आप लोग सही कर लीजिएगा, हिंदी हमको उतने अच्छे से नहीं आती है। तो विषम संख्या क्या होती है ये देख लीजिए, शायद ये वाला होता है, जो भी होगा देख लीजिएगा। तो विषम संख्याएं क्या होती है ये देख लीजिए पहले, कि ऐसी संख्याएं जो कि सम संख्या नहीं हो। नाम से ही पता चल रहा है सम संख्या विषम संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्याएं सम नहीं है उनको विषम संख्या बोल देंगे। तो जैसे क्या बताए थे आपको, टू टू यहाँ पे खाली छोड़े थे, यहाँ 0 2 4 6 8 ऐसे छोड़ दिए थे कि अगर ये संख्याएं हैं तो क्या होगा, ये सम संख्या हो जाएगी। अगर ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, इसके लास्ट डिजिट पे यहाँ पर इस जगह पर इस बॉक्स में अगर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो वो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या जगह बच रहा है, यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, और भी कुछ रख सकते हैं, हाँ 9 रख सकते हैं। 10 तो रख नहीं सकते क्योंकि एक ही जगह है, एक ही बॉक्स बना हुआ है, एक ही जगह बचा हुआ है, तो एक ही संख्या भर सकते हैं। तो यानी 1 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, 9 भर सकते हैं। यानी कि ये संख्याएं अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर हैं तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या है। तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिख रहा होगा कि जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है। यानी कि ये सब नहीं दिख रहा है तो यानी कि वो हो गया आपका। इसको अलग नहीं याद करना है कि ये सम संख्याओं में होता है, विषम संख्याओं में। ये नहीं दिख रहा है यानी विषम संख्या हो गई अपने आप ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर्स। ठीक, तो सम संख्याएं विषम संख्याएं हो गई। आगे चलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स।
तो अभाज्य संख्या क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य, यानी कि वो जो किसी से भाग भाग ही ना हो पाए, जो किसी का कहीं कहीं पे कोई भाज्य ना हो जिसका, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 5। 5 किससे भाग हो सकता है? 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, और किसी से होगा नहीं। अगर ये 15 ले लेंगे तो किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। यानी कि ये केवल अपने आप से होगा और 1 से होगा, और ये कई लोगों से हो रहा है, यानी कि ये अभाज्य नहीं है और ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से दो चीजें पता चल गई कि ये एक तो अपने आप से होगा और 1 से होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके जब भी गुणनखंड बनेंगे या फिर जब भी इसके फैक्टर्स बनेंगे, वो हमेशा दो ही बनेंगे, हमेशा दो फैक्टर्स रहेंगे इसके। जैसे कोई और आप ले लीजिए एग्जांपल 29। तो 29 किससे किससे भाग होगा? एक 1 से होगा और एक 29 से होगा, ठीक। 39 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, 39 हो गया। यानी कि ये कई लोगों से भाग हो रहा है, तो यानी कि ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, और ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर्स हैं, और वो भी क्या क्या है? एक है और एक खुद है। तो ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। इसी के आगे एक और वर्ड आता है सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव प्राइम। और ये तो अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन इनके जो दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, कितने भी हो जाएं, लेकिन दो से अगर ज्यादा हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश में कंपोजिट बोलते हैं, हिंदी में हमको नहीं पता है। तो मेन ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर मतलब कि दो से ज्यादा इसके फैक्टर्स हैं, कितने भी हो सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा होने चाहिए। और अगर केवल दो हैं तो यानी वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये जान लीजिए आप लोग। जैसे कि यहाँ पर तो दिख रहा था कि केवल 5 है और 29 है, अलग अलग बात कर रहे थे। तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 15 का, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 15 के क्या हो जाएंगे? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो अब ये दिख रहा है कि इसके फैक्टर्स ये सब हैं, इसके फैक्टर्स ये सब हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। यानी कि इन दोनों के फैक्टर्स में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है, यानी 8 और 15 अगर साथ में लिया जाए, तो इन दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है, केवल एक। तो इनको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या है, कि ये दोनों साथ में हैं तो अभाज्य संख्याओं जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के फैक्टर्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कॉमन दिख रही है कि ये इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 28 और 31 ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 27 ले लीजिए और 49 ले लीजिए, यही ले लेते हैं। तो 27 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे आपके? 3 है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। 49 के क्या हो जाएंगे? 1 है, 7 है और 49 है। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे कॉमन दोनों में यही दिख रहा है कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या, यानी कि रिलेटिव प्राइम। ये दोनों आपस में है तो प्राइम नंबर जैसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर 27 को अलग से देखें तो ये भी प्राइम नहीं, ये भी प्राइम नहीं है। लेकिन अगर दोनों को साथ में लिया जा रहा है तो दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन मिल रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इतने ही पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे, हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में, ठीक है। थैंक यू।